जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो यह संपूर्ण भारत की जो सीरीज चल रही थी उसका यह सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और जहाँ से उसको समाप्त किया था उसी के आगे से आज बात करता हूँ। तो आज देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं। चैनल माने होता है यहाँ पे कोई रास्ता, वैसा रास्ता जो समुद्री मार्ग होता है, तो आने जाने के लिए जो मार्ग होता है उसे चैनल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। क्वेश्चन ये बनता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस देश के बीच में आता है। तो यह मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के मध्य बनता है हमारा 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो बनता है हमारा लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप के मध्य बनता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बनता है हमारा अंडमान और निकोबार के मध्य में, जो भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार, उसमें बनता है 10 डिग्री चैनल। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य बनता है हमारा पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर इसमें पाक यानी पाकिस्तान नहीं है, पाक जल डमरू मध्य एक ऐसा रास्ता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे कब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। यह दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। कोको जल डमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य बनता है हमारा कोको जल डमरू मध्य। अगला है डक्कन पास, यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य बनता है हमारा डक्कन पास। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, थोड़ी इसके बारे में डिटेल में एक बार जानकारी लेते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके जो वनडे एग्जाम आने वाले हैं उनमें यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही हैं। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका वर्ग किलोमीटर में एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा जो 3,702 वर्ग किलोमीटर का है मात्र। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 8,249 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे पहले राज्यों की बात की है और बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी है। ठीक है, और अब बात करते हैं मैप के हिसाब से। तो भारत के भूगोल को देखते हैं एक बार। इसमें इस मैप में भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियों के हिसाब से इसको असेंबल किया गया है, भरा गया है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है तथा उसकी राजधानी कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए हैं और साथ साथ में उनके भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको भी बनाया गया है। वैसे तो ये नॉर्मल बात है, सभी को आता है, लेकिन एक बार से भी अगर अच्छा लगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो उसके बारे में एक बार अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के अंतर्गत उस देश में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में विभिन्न युगों में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति निम्न 4 अवस्थाओं में हुई है। पहला आता है, प्रथम चरण में आता है अरावली पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बा पे आता है। द्वितीय चरण में आता है कैलिडोनियन युगीन पर्वत यानी पूर्वी घाट पर्वत की जो उत्पत्ति है उसको कैसे हुई है। तीसरे में आता है, तृतीय चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वत यानी विंध्याचल सतपुड़ा की जो पहाड़ियों की उत्पत्ति हुई है उसको बताया गया है। और चतुर्थ में आता है अल्पाइन क्रेम के पर्वत जो हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई है। ठीक है, एक बार इसको भी अच्छे से जानकारी में लेते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति समय के भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ है। दो बात नॉर्मली ऐसे समझते हैं, जैसे एक प्लेट यहाँ से कोई प्लेट बनी है, ठीक है, और टक्कर दे के कोई एक नीचे एक प्लेट और आई है, ठीक है, बगल में। जब ये प्लेटें एक दूसरे पे खिसकेंगी तो यानी जो बीच का हिस्सा होगा जो ऊपर की ओर उभार लेगा,
जब ऊपर की ओर उभार लेगा तो यहाँ हमारा नवीन नवबलित पर्वत जो हिमालय बना था वो ऐसे ही बना था। यानी कि प्लेटों के खिसकने से जब प्लेटें एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ जाएंगी तो यानी ऊंचाई तो पकड़ ही लेंगी ना, तो इसी को ही कहा गया है हिमालय पर्वत। ठीक दोस्तों, आया होगा शायद समझ में थोड़ा सा। और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इन चारों मोड़दार पर्वतों की श्रेणियों में बलुआ, पत्थर, चूना जैसी अवसादी तथा स्लेट व संगमरमर जैसी कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत की भूगर्भीय संरचना भारत में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। एक ओर प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटररी युग की नवीन परतदार चट्टानों की बहुलता देखी गई है। ठीक है, इन भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनती है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में एक बार और। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है जो प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो वर्तमान में नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं एक बार। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात वे मूलभूत चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में खनिज संपदा का भंडार है, जिनमें लोहा, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी जैसी धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा बोरिंग लग सकता है, एक्चुअली इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आर्कियन चट्टानें जो होती हैं उनमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो इतनी सारी धातुएं पाई जाती हैं। मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बनते, कभी कभी क्वेश्चनों को घुमा भी दिया जाता है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि सोना चांदी जैसी किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो भैया यहाँ पे आंसर लग जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए इनको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। और अब बात करते हैं थोड़ा आर्कियन क्रम की, और थोड़ा से बात करते हैं अच्छे से कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कर्नाटक, जी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आर्कियन क्रम का चट्टान किस किस राज्य में है, तो भैया कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी भाग का विस्तार है। तो इतनी जगहों में हमारा कौन आर्कियन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके, अगर मैप वाइज देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जहाँ पर ऐसी आपको लाइनें दिख जाएंगी वहाँ पे हर जगह हमारी ये क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें ही पाई जाती हैं। आई होप इसको आप समझे होंगे अच्छे से। तो जहाँ जहाँ ये मैंने निशान बना दिए यहाँ पे सभी जगह क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आई होप इसको समझे होंगे। अब बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जब एग्जाम होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ शायद ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं अब। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत रूपांतरित व विरूपित हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानें ही हमारी किससे बनी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों ही भागों में पाई जाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन से प्रायद्वीपीय हैं, तो प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक, धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में हुआ है। ठीक है, यह चट्टानें अरावली पर्वत श्रेणी, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि के अतिरिक्त लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में स्पीति घाटी के निकट शिखरों व गर्तों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से और बात करते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही देश की लगभग सभी धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी हमें जो इम्पोर्टेंट धातुएं होती हैं वो भी हमें धारवाड़ चट्टानों से मिल जाती हैं। और अब इसका मैप देखते हैं, तो मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये आपको हर जगह, वहाँ पे ये कौन सी चट्टान है,
तो वहाँ पे धारवाड़ चट्टानें ही पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप इसको आप समझे होंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप देखते हैं कोडप्पा क्रेम की चट्टानें क्या होती हैं। तो कोडप्पा क्रेम की चट्टानें क्या होती हैं उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो कोडप्पा क्रेम की चट्टान यह धारवाड़ क्रेम की चट्टानों के अपरदन निक्षेपण के फलस्वरूप कोडप्पा क्रेम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब जो कोडप्पा क्रेम की चट्टान है जो हमारी धारवाड़ से आई हैं और धारवाड़ हमारी आर्कियन से आई थी। ठीक है, इतना तो आप समझते ही, एक के बाद एक जो क्रेम चलता रहता है, रूपांतरित एक के बाद होती रहती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, अपरदन होता रहता है, तो नई नई चट्टानों का निर्माण भी होता ही रहता है। ठीक है, जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं तथा इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती हैं। आई होप इसको समझेंगे। और इसके मैप को भी देखते हैं, जहाँ जहाँ इसमें जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, जाली नुमा यहाँ पे आपको संरचना दिख रही है, वहाँ पे हर जगह ही कोडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, तो राजस्थानी कोडप्पा चट्टानों को दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कोडप्पा क्रेम की चट्टानों में से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि की प्राप्ति हुई है। आई होप इसको समझे होंगे सभी चट्टानों के बारे में। और अब अगला देखते हैं बिंद क्रेम की चट्टानें क्या होती हैं। यहाँ बिंद क्रेम की चट्टानों को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण समुद्र व नदी घाटियों में एकत्रित हुए जल निक्षेपणों द्वारा हुआ है। बिंद क्रेम की चट्टान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो गंगा के मैदान और दक्कन के मध्य विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों, अगर यहाँ से आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके वीडियो के जो नोट्स हैं आप उनको भी लिख सकते हैं और अच्छे से बाद में उनको समझ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ स्पॉट दिख रहे हैं वहाँ पे कौन सी क्रेम की चट्टानें आएंगी, तो बिंद क्रेम की चट्टानें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक, आई होप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट है बिंद क्रेम की चट्टानें उसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ग मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें से चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है तथा बलुआ पत्थर दिल्ली के लाल किले, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, जामा मस्जिद आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, हर जगह यहाँ पे कौन सी जे लगा है, बिंद क्रेम की चट्टानों का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं गोंडवाना क्रेम की चट्टानें क्या होती हैं। तो गोंडवाना क्रेम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इनका विस्तार दामोदर नदी घाटी, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों के कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाया जाता है। अब इसके नेक्स्ट आगे के पॉइंट को देखते हैं और जहाँ जहाँ इसमें जिन मैप में स्पॉट दिख रहे हैं वहाँ पे हमारी यही वाली चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रेम की चट्टानें होती हैं जो। ठीक, आगे देखते हैं इन चट्टानों में मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस क्रेम की चट्टानों में मछलियों तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए गए हैं। तो गोंडवाना क्रेम की चट्टानें जो होती हैं उन्हीं में ऐसे अवशेष देखे गए हैं। तो गोंडवाना क्रेम की चट्टानों से ही भारत का 98% कोयला उत्पादित होता है। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, आगे देखते हैं दक्कन का ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप क्या है इसको भी अच्छे समझते हैं। तो क्रेस्टेशियस युग के अंत में प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार व भू आकृतियों का निर्माण हुआ, जिनको दक्कन ट्रैप कहते हैं। मतलब कोई एक ज्वालामुखी है, उससे यहाँ से लावा निकला और एक वो सीढ़ी नुमा इसने संरचना जैसी बना ली, उसी को दक्कन ट्रैप कहा गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप और जहाँ जहाँ ये स्पॉट दिख रहा है इस मैप में वहाँ पे दक्कन का ट्रैप ही है। तो दक्कन ट्रैप चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिससे कपासी मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और कपासी मृदा यानी कपास, यानी काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा अच्छा पैदा होता है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इतना तो अपन समझते ही हैं। अगला देखते हैं टर्सियरी क्रीम की चट्टानें क्या होती है, उनको भी अच्छे से समझते हैं। तो टर्सियरी क्रीम की चट्टानें का निर्माण इरोसिन युग से लेकर
प्लायोसीन युग के मध्य हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी का टॉपिक है तो टर्सीडियन चट्टानों का निर्माण हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत कश्मीर से लेकर कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है तथा जिसे लिलांग के नाम से भी जानते। किस नाम से? लिलांग के नाम से भी जानते। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि टर्सीडियन क्रम की चट्टानों को और किस नाम से जानते हैं, तो लिलांग के नाम से इसको जानते हो। जहाँ जहाँ मैप में आपको ये स्पॉट ऐसा भरा हुआ दिखाई देगा वहाँ पे हर जगह टर्सीडियन क्रम की चट्टानें ही पाई जाती हैं। आई होप इसको समझे होंगे। ठीक, और अब बात करते हैं इसके उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रकृति व राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। हिमालयी नदियों को वर्षाविहीन बनाए रखने में सहायक होती हैं क्योंकि हिमालय में हिम पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। हिमालय के मैदान के संबंध में कोबर व भूसंनीति का सिद्धांत तथा हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। कोबर नामक वैज्ञानिक ने भूसंतियों को पर्वतों का पालना कहते हैं। किसको? पर्वतों का पालना कोबर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप हिमालय के उत्थान के जारी रहने के संकेत हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको भी पहले वीडियो जितना ही प्यार दीजिए और इसका आगे वाला भाग इसके नेक्स्ट भाग में यानी थर्ड भाग जो आएगा उसमें बताया जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आपके जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि वीडियो को रोककर आप यहाँ से सबसे बेस्ट तरीक़ा से नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आई होप इसको समझे होंगे। थैंक यू, जय हिंद।